नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्लेजिया। एक्लेजिया इज़ द मोटिलिटी डिसऑर्डर ऑफ द एसोफेगस। एसोफेगस के अंदर नॉर्मल हमें पता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जिसकी वजह से खाना आगे जाता है। तो अगर मोटिलिटी डिसऑर्डर हो जाए एसोफेगस के अंदर तो उसे हम एक्लेजिया कहते हैं। ये वाहिद मोटिलिटी डिसऑर्डर है जिसकी कॉज हमें पता है और जिसका ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स नहीं होता। जब नॉर्मली ये होता है ना, जब खाना हमारे पास एसोफेगस से स्टमक में जाना होता है तो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर खुलता है जिसकी वजह से आपकी फूड आगे मूव करती है। लेकिन एक्लेजिया के अंदर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और वो फेल टू रिलैक्स, वो खुलता नहीं है। इट इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ द गैंग्लियोनिक सेल्स इन ऑरबैक प्लेक्सस। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमारा माइंटेरिक प्लेक्सस होता है GIT का या ऑरबैक प्लेक्सस होता है, वहाँ पे हमारे पास जो गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं उनका लॉस हो जाता है। द कॉज ऑफ द लॉस ऑफ द गैंग्लियन इज प्रिज्यूम टू बी या तो न्यूरोजेनिक डिजेनरेशन की वजह से होता है या इडियोपैथिक होता है या उसके अंदर हमारे पास कोई इन्फेक्टिव कॉज है, जैसे वेरिसिला जोस्टर वायरल इन्फेक्शन है, ट्राइपैनोसोमा क्रूजी का इन्फेक्शन है, चगास डिजीज़ है। देर इज सेलेक्टिव लॉस ऑफ द इनहिबिटरी न्यूरॉन। जब इनहिबिटरी न्यूरॉन नहीं आएंगे तभी हमारे पास वो रिलैक्स नहीं होगा ना, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा और खाने को आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, लॉस ऑफ द प्रोग्रेसिव पेरिस्टाल्सिस इन द एसोफेगस, पेरिस्टाल्सिस का लॉस हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है रिजल्ट इन द रेडियोग्राफ के ऊपर हमें क्या मिलेगा, डायलेटेड एसोफेगस। एसोफेगस के अंदर ज़ाहिर फूड अकमुलेट होगी तो वो बिल्कुल डायलेट हो जाएगी, फैल जाएगी और उसका लोअर एंड जो है वो पॉइंटेड होगा, नोकीला होगा। इसी वजह से इसकी बर्ड्स बीक अपीयरेंस होती है। क्लिनिकल फीचर्स, ये मिडिल एज की बीमारी है, 25 से 45 ईयर्स की एज में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें डिस्फेजिया होगा, रीगर्जिटेशन होगी और खाना क्योंकि आपका जो है वो सारा एसोफेगस में जमा हो रहा है तो वो ट्रैकिया के अंदर एस्पिरेट भी हो सकता है, एस्पिरेशन नमूनिया हो सकता है। अब हमने इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर बैरियम्स फेलो करेंगे, मतलब पेशेंट को कहेंगे कि बैरियम्स फेलो करे और फिर हम एक्सरे के ऊपर देखेंगे तो हमें बर्ड्स बीक अपीयरेंस मिलेगी। ये इसका एक क्लासिकल फीचर है। उसके अलावा आपको जब हम इसके अंदर मैनोमीट्री करेंगे, मैनोमीट्री प्रेशर मेजर करने के लिए, तो हमें लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर हाइपरटेंसिव मिलेगा, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा। उसके बाद एंडोस्कोपी हम क्यों करते हैं, इसको रूल आउट करने के लिए स्ट्रिक्चर और मेलिग्नेंसी से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उसके अंदर क्या करवाते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि हम ट्रीटमेंट में हमने सबसे पहले क्या करना है, एंडोस्कोपिक ब्लून डायलेटेशन। हमने एक वायर इंसर्ट करनी है उस पेशेंट के माउथ से और उसे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के पास जाके हमने उसके ब्लून को डायलेट करना है। जब ब्लून को डायलेट करेंगे तो उसके अंदर जो मसल्स हैं वो मसल फाइबर स्प्लिट हो जाएंगे, म्यूकोजा इंटैक्ट रहेगा। इस तरह हमारे पास लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है हेलर्स मायोटमी। इसमें हम क्या करते हैं, मायोटमी या मतलब कटिंग ऑफ मसल, कटिंग द मसल फाइबर ऑफ द लोअर एसोफेगस। हमने जाके मसल्स की कटिंग कर देनी है। और हेलर्स मायोटमी का नुकसान ये होता है कि इसकी वजह से गर्ड हो जाता है, जो गैस्ट्रिक जब वहाँ पे हमने मसल्स काट दिए हैं तो जो अभी स्टमक की चीज़ें हैं वो वापस आपकी एसोफेगस में आएंगी, गर्ड हो जाएगा। अब उस गर्ड को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पार्शियल फंडोप्लिकेशन, जो हमने गर्ड की ट्रीटमेंट में सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ी थी उसमें हम क्या करते थे, स्टमक को लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस के इर्द गिर्द रैप कर देंगे जिससे गर्ड नहीं होगा। बॉटुलिनम टॉक्सिन हम वहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करेंगे। बॉटुलिनम टॉक्सिन क्या करेगा, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को जाकर रिलैक्स करवा देगा, लेकिन ये इफेक्टिव होता है 60% पेशेंट्स के अंदर और इसको दोबारा करना पड़ता है, रिपीटेड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, हम उस पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, हमें पता है ये रिलैक्सेशन करवाते हैं, नाइट्रेट दे सकते हैं, डिक्रीज द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का टोन कम करेंगे। मे बी यूज फॉर द ट्रांजिएंट रिलीफ ऑफ द सिम्टम इफ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हैज़ टू बी पोस्टपोन। अगर हमने अभी सर्जरी वगैरह नहीं करी तो हम टेम्परेरी रिलीफ के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और नाइट्रेट्स दे सकते हैं।